हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग टीजीटी पीजीटी और एलटी से संबंधित प्रैक्टिस सेट नंबर अपना 5 का 2 कवर करेंगे। यानी कि इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस नंबर 5 का 1 पार्ट कवर किए हैं, जिसमें हम लोग 30 क्वेश्चन कवर किए थे। आज उसी का पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग 33 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी कि हमारा टोटल 63 क्वेश्चन कवर होना है ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, सो प्लीज़ आप जुड़ जाइए, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल साइंस से टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको जुड़ना चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका फ़ायदा आप खुद महसूस करेंगे कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। तो जुड़ जाइए, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि पहले का मतलब अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 5 का 2 पार्ट है। ये 5 का 2 पार्ट है, याद रखिएगा आप। इसके पहले का पार्ट अगर आप नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पार्ट 1 कवर किए हम लोग 30 क्वेश्चन। तो यहाँ से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे 31 से, ठीक है। तो 31 का क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। सो प्लीज़ आप बने रहिएगा मेरे साथ और इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत ही कम ही देखने को मिलेंगे जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड हो रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, एक राज्य जो अपने नागरिकों को अधिकतम सामाजिक सुविधाएं प्रदान करता है क्या कहलाता है? वह राज्य कौन सा है जो अपने नागरिकों को अधिकतम सुविधाएं प्रदान करता है? समाजवादी राज्य कहला सकता है, या फिर पुलिस राज्य कहलाएगा, या फिर कल्याणकारी राज्य, या फिर सर्वोदय राज्य। आपको पता होना चाहिए ये पुलिस राज्य जो है केवल क्या करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, शांति प्रदान करता है, ठीक है। सुरक्षा शांति प्रदान करता है। लेकिन ये समाज कल्याणकारी राज्य जो है ये आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है, यानी कि समानता भी दिलाएगा। ये केवल इसका काम जो है राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र में भी आपको ये अधिकार प्रदान करेगा। तो इसका ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। कौन सा अधिकतम सुविधाओं की बात करता है? अधिकतम सामाजिक सुविधाओं की बात कौन करता है? कल्याणकारी राज्य करता है, ठीक है। तो ये पुलिस राज्य जो है ये व्यक्तिवादी है, केवल व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम लोग। निम्नांकित में कौन हस्तक्षेप की नीति में विश्वास करता है? व्यक्तिवाद है, सर्वाधिकारवाद है, आदर्शवाद है, या फिर समाजवाद? आपको बताना है, ठीक। चलिए मैं बताता हूँ इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। 32 का राइट आंसर आपका ए हो जाता है, क्योंकि देखिए व्यक्तिवाद जो बोलता है कि हमें स्वतंत्र छोड़ दीजिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उसमें कोई राज्य कोई हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति जो है स्वतंत्र रहेगा तो वो अपना विकास कर लेगा। तो ये विश्वास करता है व्यक्तिवाद, व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर विश्वास करता है। और आदर्शवाद पता होगा, ये राज्य पे विश्वास करता है, यानी कि राज्य को ये सर्वोपरि मानता है। आदर्शवादी प्लेटो अरस्तु हुए इसके और समाजवादी विचारक जो है समाज को महत्व देते हैं, ये भी व्यक्ति को ही महत्व देते हैं। सर्वाधिकार ये सबके अधिकार की बात करते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा। और व्यक्तिवाद के समर्थकों में बात करें तो इसमें आपका जो है स्पेंसर आते हैं। कौन आता है? स्पेंसर आते हैं, रॉबर्ट नाजिक आते हैं, फ्रेडमैन आते हैं। तो हस्तक्षेप की नीति की बात करते हैं तो कौन करता है? स्पेंसर जो है हस्तक्षेप की नीति के प्रवर्तक माने जाते हैं। सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत किसने दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, ये कई बार ये पूछा हुआ है कि अल्पतंत्र का लौह नियम किसने दिया था? मोस्का ने दिया था, मिशेल्स ने दिया था, पेरेटो ने दिया था, या फिर लासवेल ने दिया था? इसका राइट आंसर आपको बताना है, कौन सा राइट आंसर राइट होता है। तो चलिए मैं बताता हूँ, राइट आंसर आपका बी इसका राइट हो जाता है। मिशेल्स ने जो है अल्पतंत्र का लौह नियम दिया था। लौह नियम का सिद्धांत किसने दिया था? मिशेल्स ने दिया था। मिशेल्स की रचना है पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टीज। इनकी रचना क्या है? पॉलिटिकल पार्टी, जो इन्होंने 1911 में लिखा था। पॉलिटिकल पॉलिटीज है इनकी रचना का नाम मिशेल्स का, जिसमें लौह का नियम दिया था, अल्पतंत्र का लौह नियम इन्होंने प्रतिपादित किया था।
संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है? संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 34 का आंसर आपको बताना है, इसका क्या मूल सिद्धांत है संसदीय शासन का। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है। व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य पृथक्करण होता है, या फिर केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें से संसदीय शासन की मूल सिद्धांत क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाता है। देखिए, संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका के मध्य एकीकरण होता है, यानी कि जो व्यवस्थापिका है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। व्यवस्थापिका जो है कार्यपालिका के प्रति कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है। इसी संस्थात्मक व्यवस्था का ये मूल सिद्धांत भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है कि कार्यपालिका जो है व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं हम लोग। किसने कहा था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसने कहा था कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है? गिलक्राइस्ट ने कहा, या फिर लास्की ने कहा, केटल ने कहा, या फिर गवर्नर ने कहा? तो 35 का आपका बताना है कौन सा राइट होता है। चलिए मैं बताता हूँ, 35 का आपका राइट हो जाता है। राइट आंसर नंबर 35 का ए। गिलक्राइस्ट ने कहा सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट कोटेशन है डियर, ये इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौम नहीं है। किसने कहा था? आपके गिलक्राइस्ट के द्वारा कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग कवर करते हैं। सॉरी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश कौन सा है? इंग्लैंड है, अमेरिका है, भारत है, या फिर स्विट्जरलैंड? यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात कर रहा है कि कौन से राष्ट्र में, कौन से देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र वर्तमान में लागू है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 36 का आपका राइट हो जाएगा डी, यानी कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का बोलबाला वहाँ पे है। अमेरिका में तो नहीं है, ये तो पता है। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक देश अमेरिका को कहा जाता है, और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश जो है भारत माना जाता है। ठीक है, और संसदीय लोकतंत्र का जनक जो है इंग्लैंड को माना जाता है, संसदीय सरकार का। तो इसका राइट आंसर आपका स्विट्जरलैंड हो जाता है। अब स्विट्जरलैंड में मैंने बताया आपको क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का ये बोलबाला है यहाँ पे स्विट्जरलैंड पे। तो देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में 2-3 तरह की होते हैं। एक प्रत्यावाहन होता है, और जनमत संग्रह होता है, और आरंभक होता है। यानी कि ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र खुद से ये लोग चुनते हैं, लोकसभाएं इत्यादि उपकरणों का प्रयोग भी ये करते हैं। प्रत्यक्ष मतलब जो सामने हो एकदम, तो इससे मतलब ये लगा सकते हैं। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। संसदात्मक और अध्यात्मक शासन प्रणालियों में भेद करने का मूल आधार है। संसदात्मक और अध्यात्मक शासन प्रणालियों में मूल भेद यानी कि अंतर क्या करता है, इस ऑप्शन में आपको बताना है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष के चुनाव की पद्धति है, या फिर न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है? सी कह रहा है कि विधि निर्माण एवं वित्त में कांग्रेस विधायिका जिसको बोलते हैं कि सर्वोच्चता है, या फिर विधायिका एवं कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध है? यानी कि संसदात्मक और आध्यात्मिक शासन प्रणाली में मेन अंतर क्या है? क्या यहाँ पे राष्ट्रपति और राष्ट्राध्यक्ष चुने जाते हैं? दोनों में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है, विधि निर्माण एवं वित्त में विधायिका की सर्वोच्चता है, या फिर विधायिका कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध है? इसमें से मेन भेद करना है आपको 37 का। चलिए मैं बताता हूँ, आपका 37 का राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। ये विधायिका और कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध, ये जो है इनमें मतलब भेद करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये, कि विधायिका और कार्यपालिका के पारस्परिक संबंध है। देखिए, संसाधनात्मक में जो है क्या होता है, विधायिका और कार्यपालिका में पारस्परिक संबंध पाया जाता है, बट अध्यात्मक में ऐसा नहीं है। अध्यात्मक में जो है ये स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे के प्रति ये उत्तरदायी नहीं होते। लेकिन संसदात्मक में जो होती है, कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी मानी जाती है, लेकिन अध्यात्मक शासन में ऐसा नहीं होता है। तो अध्यात्मक
का अध्यात्मात्मक का जो है एक एग्जाम्पल है आपका अमेरिका, और संशोधनात्मक का आपका एग्जाम्पल है भारत। तो देखिए अध्यात्मात्मक सरकार कहाँ पे है? अमेरिका में है। संशोधनात्मक सरकार कहाँ पे है? भारत है, फिर या फिर इंग्लैंड है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। 38 में क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किसको कानून के समादेश सिद्धांत, जिसको कमांड थियरी ऑफ लॉ का उन्नायक कहा जाता है? जर्मी बेंथम है, जीन बोदा है, जॉन ऑस्टिन है, या फिर एवी डायसी को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, कानून के समादेश सिद्धांत। आप इसे अगर आप थोड़ा सा भी इनके बारे में पढ़े होंगे तो आप पकड़ सकते हैं कि इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाता है। जॉन ऑस्टिन को जो है संस्थात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका का संगठन तो बताए थे, लेकिन कानूनी संप्रभुता विस्तार से विवेचन करने वाला इंग्लैंड का जो था वो कौन था? जॉन ऑस्टिन था। ठीक है, तो जॉन ऑस्टिन जो है कानून के समादेश सिद्धांत का वर्णन किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन कौन किया था? संप्रभुता के सिद्धांत का सबसे पहले प्रतिपादन कौन किया था? ये बहुत इजी क्वेश्चन है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड है और इम्पॉर्टेंट भी है ये। ठीक है, तो कई बार रिपीटेड है, ये आपके लिए बहुत आसान होगा, आपको पता होगा। ठीक, तो देखिए बोधा हैं, लॉक हैं, प्लेटो हैं, अरस्तु हैं। तो सर्वप्रथम जो है संप्रभुता का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर बोधा हो जाएगा। आपको पता होगा बोधा ने ही सर्वप्रथम जो है संप्रभुता का प्रतिपादन किया था। हाब्स ने इसको आगे बढ़ाया था और हाब्स ने आगे बढ़ाया और ऑस्टिन ने इसको चरम सीमा पे पहुंचाया था संप्रभुता को। तो आपको याद रखना है कौन है? बोधा। और बोधा की एक कोटेशन है, बहुत अच्छी है। संप्रभुता नागरिकों व प्रजाजनों के ऊपर राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिस पर कानून का कोई बंधन या फिर अंकुश नहीं होता है। संप्रभुता नागरिकों और प्रजाजनों पे ऊपर एक राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई अंकुश हो या फिर मतलब बंधन हो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। अब चलिए हम 40 कवर करते हैं। तो देखिए 40 का क्वेश्चन हम लोग कवर करना है। 40 में कौन सा सही होता है ये आपको टिक करना है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सुख दुख का गणक, यानी कि सुख दुख का जो सिद्धांत दिया था बेंथम ने दिया है। बहुल मतदान का निषेध मिल ने किया है, या फिर सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल ने दिया है, या दार्शनिक राजा का सिद्धांत प्लेटो ने दिया है। तो इन सब में से आपको बताना है कौन सा सुमेल नहीं है, यानी कि कौन सा सही सुमेल नहीं किया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है डियर। चलिए बताइए जल्दी से। चलिए मैं बताता हूँ आपको, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाता है, यानी कि सुख दुख का जो दिया है बेंथम ने बिल्कुल सही दिया है, और सकारात्मक स्वतंत्रता जो है हीगल ने दिया गया है। ठीक, सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल ने दिया। दार्शनिक राजा की बात करें तो प्लेटो अरस्तु माने जाते हैं, जबकि बहुल मतदान का निषेध जो है मिल ने नहीं किया है। बहुल मतदान के ये पक्षधर माने जाते हैं। ठीक है, तो बहुल मतदान के पक्षधर माने जाते हैं, यानी कि बहुल मतदान के ये समर्थक माने जाते हैं। कौन? मिल, JS मिल। और इन्होंने ही महिलाओं को मताधिकार देने के पक्ष में भी था, और इन्होंने कहा व्यक्ति को जो ज़्यादा पढ़े लिखे उसको ज़्यादा मत देने के पक्षधर में थे, जबकि बेंथम ने कहा व्यक्ति को जो एक व्यक्ति को एक ही मत देने का समर्थन करते थे। ठीक है, जो पढ़े लिखे, और बेंथम ने महिलाओं को मत से वंचित किया था, जबकि मिल जो थे महिलाओं को भी मतदान देने के पक्षधर माने जाते थे, और ये गुणित मतदान के पक्षधर माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। सीमित संप्रभुता के सिद्धांत का जनक निम्न में से कौन था? लाक थे, रूसो थे, स्पेंसर थे, गार्डनर थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। सीमित संप्रभुता की बात लाक करते थे। कौन करते थे? लाक करते थे सीमित संप्रभुता का, और लाक को उदारवाद व्यक्तिवाद का जनक भी माना जाता है, इसको आपको याद रखना है। ठीक, तो हाब्स जो थे वो निरंकुश संप्रभुता को
मानते थे, जबकि उनके ही विरोध में लाक ने सीमित संप्रभुता का सिद्धांत दिया था। तो सीमित संप्रभुता के प्रतिपादक भी कौन माने जाते हैं? लाक माने जाते हैं। उदारवाद और व्यक्तिवाद के जनक लाक माने जाते हैं। बहुत ईजी है, आप इसको याद रखिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार रिपीटेड हुआ है। किस सिद्धांत को संप्रभुता के एकत्ववादी सिद्धांत के विरोध के रूप में माना जाता है? कौन सा सिद्धांत ऐसा है जो कि एक एकलवादी सिद्धांत के विरोध में आया या फिर विरुद्ध में आया? बहुलवाद आया, फिर अराजकतावादी या नाजीवाद या फिर उदारवाद? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाता है डियर बहुलवाद। बहुलवाद जो है एक एकत्ववादी यानी कि एकलवादी सिद्धांत के विरुद्ध आया था ये बहुलवाद। तो 42 का ये आपका राइट हो जाता है। तो देखिए एकत्ववादी सिद्धांत माने जाते हैं, ऑस्टिन माने जाते हैं और बोधा माने जाते हैं, डुगवी माने जाते हैं, ये सब थे, ठीक। तो ये माने जाते थे एकत्ववादी। और बहुलवादी के समर्थक कौन माने जाते थे? बहुलवादी समर्थक में जैसे लास्की हुए, बहुलवाद में लास्की आते हैं, आपके जीडीएच कोल आते हैं, बारकर आते हैं, लिंडसे आते हैं, ये सब जो थे बहुलवादी थे। जबकि एकलवादी की बात करेगा तो हॉब्स माने जाते हैं, बोधा माने जाते हैं, ऑस्टिन माने जाते हैं, ठीक। तो ये सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही क्वेश्चन पूछता है कि ये बहुलवाद के समर्थक कौन है और फिर एकलवादी से संप्रभुता के समर्थक कौन है। तो आपको याद रखना है एकलवादी हॉब्स, बोधा और ऑस्टिन माने जाते हैं, जबकि बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं जीडीएच कोल हैं, लास्की हैं, बारकर हैं, लिंडसे हैं और मैक्यावर, ये सब जो है बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं हम लोग। प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह उक्ति किसकी है? प्रत्येक व्यक्ति उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी वह व्यवस्था करता है। यह कथन किसका है? लॉक का है, जेएस मिल का है, लास्की का है या फिर लॉर्ड ब्राइस का है? तो ये कथन किसका है? प्रत्येक राज्य उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी व्यवस्था वह करता है। तो 43 का आपको बताना कौन सा राइट हो जाता है? ये राइट हो जाता है आपका सी, लास्की जो माने जाते हैं प्रत्येक राज्य को उन अधिकारों से जाना जाता है जिनकी व्यवस्था करता है। तो ये लास्की का विचार है। 44 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है? 44 में पूछा जा रहा है समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया है। यह किसका कथन है? बहुत ही अच्छा है ये क्वेश्चन है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। तो ये कह रहे हैं कि समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। यानी कि समानता की जो उत्कृष्ट अभिलाषा थी उसको स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। कौन कहा था? तो 44 का आपका राइट हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन ने ही कहा था। ये कौन कहा था? लॉर्ड एक्टन ने कहा समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को व्यर्थ बना दिया। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं हम लोग। सामाजिक संविदा के विचार का वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया। यानी कि सामाजिक संविदा यानी कि सामाजिक समझौता आप जानते हैं, इसी का नाम है सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक। तो विचार वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित करने का काम किसने किया? रॉल्स ने किया, नॉजिक ने किया, ऑक्सफोर्ड ने किया या फिर अन्ना हॉरन ने किया? तो कौन किया ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ठीक है। तो 45 का आपका बी राइट हो जाता है, यानी कि रॉल्स ने किया था। सामाजिक संविदा के विचार को वर्तमान में नए रूप में पुनर्जीवित किया किसने किया था? जॉन्स रॉल ने किया था, ठीक है। समाज दर्शन का इन्होंने जो जॉन्स रॉल थे ये न्याय के नियमों का पता लगाने के लिए ही अनुबंधन मूलक समाज का अनुसरण किया था। तो ये न्याय से संबंधित है रॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। लोक कल्याणकारी राज आवश्यक रूप से संश्लेषण है। लोक कल्याणकारी राज किससे मिल के बना है? साम्यवाद या आदर्शवाद, समाजवाद साम्यवाद, उदारवाद समाजवाद, व्यक्तिवाद या फांसीवाद? किन दो विचारों से मिल के लोक कल्याणकारी राज बना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आंसर आप खुद बता सकते हैं। अगर समाजवादी, लोक कल्याणकारी राज, व्यक्तिवाद ये सब आप अगर पढ़े होंगे तो ये बता सकते हैं, ठीक है। तो उदारवाद और समाजवाद मिलके क्या बनाते हैं? लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। तो आपको पता होगा उदारवाद जो है प्रारंभिक व्यक्तिवाद माना जाता था, समाजवाद भी व्यक्तिवाद से थोड़ा सा
यानी कि समाज के पक्ष में ये बातें करता था। यानी कि नकारात्मक कर सकते हैं, ये सकारात्मक समाजवाद माना जाता था, व्यक्तिवाद, सकारात्मक व्यक्तिवाद, नकारात्मक व्यक्तिवाद, इसी दोनों से मिल के क्या बना, लोक कल्याणकारी राज्य बना था। 47 का देखते हैं हम लोग। 47 में है, राज्य के ऐतिहासिक विकास का कौन सा क्रम सही है। अब राज्य के जो ऐतिहासिक विकास का क्रम है कौन सा सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पूर्वी राज्य थे या सामंती राज्य, या फिर रोमन साम्राज्य या राष्ट्र राज्य। सामंती राज्य थे, पूर्वी राज्य, रोमन राज्य, राष्ट्र राज्य। पूर्वी राज्य, रोमन साम्राज्य, सामंती राज्य या राष्ट्र राज्य। रोमन साम्राज्य, पूर्वी राज्य, राष्ट्र राज्य और सामंती राज्य। इसमें से आपको बताना है कि मतलब राज्य का जो वर्तमान विकास हुआ, ऐतिहासिक विकास किस क्रम में हुआ, पहले कौन सा राज आया था। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट हो जाता है आपका, सॉरी, इसका 47 का राइट हो जाता है आपका सी। क्या हो जाता है, सी। यानी कि पहले पूर्वी राज आया। कौन सा आया, पूर्वी राज आया, जिसको हम प्राच्य राज्य कहते हैं। प्राच्य राज्य कहते हैं पूर्वी राज्य को। फिर रोमन साम्राज्य आया, तो रोमन साम्राज्य आया। लेकिन यहाँ पे इससे पहले भी एक साम्राज्य आया था, यूनानी साम्राज्य जिसको कहते हैं। प्राच्य आया, फिर यूनानी आया, इसके बाद रोमन आया था, इसके बाद रोमन आया था। तो इसके बाद रोमन के बाद सामंती आया था। ठीक, तो इस तरह आपका आंसर जो है राइट हो जाता है, सी राइट हो जाता है, पूर्वी राज्य जिसको हम प्राच्य राज्य कहते हैं। ठीक, और इसके बाद रोमन साम्राज्य आया, इसके बाद सामंती राज्य आया, सामंती राज्य आया। ठीक, इसके बाद राष्ट्र राज्य आया, सबसे लास्ट में राष्ट्र राज्य आया, और सबसे पहले क्या आया था, यानी कि प्राच्य, पूर्वी राज्य या प्राच्य राज्य। तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाता है। चलिए इसका मैं क्रम में आपको बता दूं एक बार, तो आप याद रखिएगा। पूर्वी है यहाँ पे, इसी को प्राच्य कहा जाता है। फिर इसके बाद क्या आया, यूनानी आया। फिर इसके बाद क्या आया, रोमन आया। फिर इसके बाद क्या आया, सामंती आया था। रोमन के बाद याद रखना सामंती आया, जिसको मध्यकाल भी कहा जाता है। इसके बाद राष्ट्र राज्य आया था, तो लास्ट में राष्ट्र राज्य आया था। तो पूर्वी राज्य प्राच्य राज्य है, यूनानी है, रोमन है, सामंती है, राष्ट्र राज्य है। तो ये डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, और ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, इसलिए मैं आपको क्लियर किया हूँ ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो। 48 देखते हैं, किसने राज्य की जगह रिपब्लिक शब्द को प्रमुखता दी थी। मैकियावेली, बोधा या सेवाइन या हॉब्स ने, किसने दिया था। 48 का राइट हो जाता है आपका बी। बोधा ने जो है रिपब्लिक शब्द को जो है प्रमुखता दी। राज्य की जगह पे क्या यूज किया था, रिपब्लिक यूज किया था। कौन यूज किया था, बोधा के द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम लोग। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है, यह शब्द है ग्रीक है, अंग्रेजी शब्द है, फ्रांसीसी है या लैटिन है। कौन सा शब्द है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि पोलिश जो हुआ था कौन सा शब्द है, किससे है। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई, लेकिन पोलिश कौन सा शब्द है, ग्रीक है कि अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है कि लैटिन है। तो कौन सा सही है, इसको आपको बताना है। तो ये ग्रीक शब्द है। क्या शब्द है, ग्रीक शब्द है। ये जो पोलिश है कैसा शब्द है, ये ग्रीक शब्द से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किस बुक में किया गया था, किस पुस्तक में लोक कल्याणकारी राज्य यानी कि जिसको वेलफेयर स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं, सर्वप्रथम प्रयोग किस बुक में किया गया था। तो ये आपको बताना है। सिटीजन्स एंड चर्चमैन में किया गया था, सिटीजन एंड एवं चर्चमैन में किया गया था, सिटीजन एंड चर्चमैन में किया गया था, सिटीजन नॉट चर्चमैन में किया गया था। तो देखिए सब बुक का नाम एक ही है, बस आपको कन्फ्यूजन में ये डाल रहा है एंड एवं नॉट। ये इन सब में आपको खोजना है। बुक तो आपको पता हो गया, सिटीजन और चर्चमैन है, बट बीच में क्या होगा ये आपको बताना है सही क्या होगा। ठीक है, 50 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। तो देखिए सिटीजन एज चर्चमैन कोई बुक ही नहीं है, सिटीजन एवं चर्चमैन ये अलग से नहीं है। सिटीजन एंड चर्चमैन मतलब सिटीजन और चर्चमैन यही बुक है। किसकी है ये बुक, ये आर्क बिशप टेम्पल की बुक है। किसकी है ये बुक, सिटीजन एंड चर्चमैन में जो है सर्वप्रथम लोक कल्याणकारी राज्य की
शब्द की प्रयोग किया गया था। किसने किया था? आर्क बिशप टेम्पल द्वारा किया गया था। आर्क बिशप टेम्पल द्वारा ही किया गया था। आर्क बिशप टेम्पल द्वारा किया गया था। सिटीजन्स एंड चर्चमैन बुक में लोक कल्याणकारी राज का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। ये 1941 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 51 देते, कौन पावर एलिट नामक ग्रंथ का लेखक है? जेम्स बर्नम है, हर्नोल्ड लासवेल है, ग्रेवियर ऑमंड है, सी राइट्स मिल है। तो 51 का राइट हो जाता है आपका सी राइट मिल्स जो हैं उन्होंने पावर एलिट नामक ग्रंथ का लेखक है। तो देखिए, चलिए हम 51 कवर करते हैं, 52 कवर करते हैं। 51 हो गया हमारा, 51 है, लेकिन 63 कवर करना है हम लोगों को। क्वेश्चन 63 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ग्रामर और पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना ही चाहिए। ठीक, हरमन फाइनर है, लॉर्ड ब्राइस है, ऑस्टिन है, फिर हेरोल्ड लास्की है। तो इसका राइट हो जाता है आपका ऑप्शन डी, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है। बहुत ही प्रसिद्ध बुक है, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की बुक है, जो कि इन्होंने 1925 में इसको प्रकाशित किया था, यानी कि लिखा था। ठीक है, तो ये बहुलवाद के समर्थक और एकलवादी संप्रभुता के आलोचक माने जाते थे। मैंने बताया था ना, आलोचक में हेरोल्ड लास्की, जीडीएच कोल, और समर्थक बहुलवाद एकलवादी संप्रभुता के समर्थक हेरोल्ड लास्की, जीडीएच कोल, लिंडसे, ये सब कौन थे? ये बहुलवाद के समर्थक माने जाते हैं, लेकिन एकलवादी यानी कि एकलवादी संप्रभुता के ये आलोचक माने जाए। अगर तीव्र आलोचक पूछता है कि एकत्ववादी या फिर एकलवादी संप्रभुता के आलोचक कौन है, तो लास्की माने जाते हैं। 53 देखते हैं, सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, किसका कथन है? हॉब्स, प्लेटो, मार्क्स, बेंथम। सार्वजनिक कल्याण जो है विधायक का ध्येय होना चाहिए, किसका है? तो 53 का आपको बताना है किसका है ये। ठीक है, तो ये है विधायक का ध्येय होना चाहिए, तो ये बेंथम है। बेंथम ने ही कहा सार्वभौमिक कल्याण जो है विधायक का ध्येय होना चाहिए। ठीक, तो ये बेंथम का है। 54 देखते हैं, हीगल का द्वंद्वात्मक विधि था राजनीति के विज्ञान का निर्माण करना या ज्ञान की दार्शनिक विधि को स्वीकार करना है। इस बात पर बल देना कि प्राकृतिक विज्ञान की विधियां तथा सामाजिक विज्ञान की विधियां एक समान है। प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाता है? हीगल की द्वंद्ववाद विधि थी। तो 54 का आपका राइट हो जाता है डी, प्रतिवाद की समस्या सुलझाना। हीगल का जो द्वंद्वात्मक विधि थी उसका मेन उद्देश्य था प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना था। 55 देखते हैं, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन? अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो लिख सकते हैं। नो, वो तो मैं दूसरा सिटीजन एंड चर्चमैन का बताया था। तो यहाँ पे देखो, द सिटी ऑफ गॉड के हैं, द सिटी ऑफ गॉड के लेखक कौन है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं इसको आप बता दूं, मार्सिलिया द पादुआ हैं, या फिर मार्टिन लूथर हैं, सेंट ऑगस्टाइन है, फिर थॉमस एक्विनास है। तो कौन से हैं द सिटी ऑफ गॉड के लेखक? तो इसके राइट आंसर हो जाते हैं 55 का बी, यानी कि मार्टिन लूथर जो हैं सिटी ऑफ गॉड के लेखक माने जाते हैं, इन्हीं के द्वारा दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं हम लोग, मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के अंग नहीं है? राजा, पुरोहित, अमात्य, कोष। तो इसमें से आपको बताना है, मनु और कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिए थे, आपको पता होगा। सप्तांग सिद्धांत उनके द्वारा दिया गया था। सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या थे ये अभी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए सप्तांग सिद्धांत में क्या क्या थे। तो अब मैं आपको बता दूं, स्वामी थे, अमात्य थे, जनपद था, दुर्ग था, कोष था, कोष के बाद आपका दंड हो जाता है, दंड के बाद मित्र हो जाता है, दंड के बाद मित्र। देखिए, पहला आपका स्वामी हो गया, दूसरा अमात्य हो गया। स्वामी मतलब राजा भी कह सकते हैं, अमात्य मीन्स मंत्री होता है।
जनपद, तीसरा जनपद हो गया जनपद, फिर चौथा हो गया आपका दुर्ग हो गया, फिर पांचवा आपका कोष हो गया, धन हो गया, छठवां हो गया दंड हो गया, दंड मतलब सेना कह सकते हैं, और सातवां आपका मित्र हो गया। तो इनमें से आपसे पूछा है ना कि कौन सा शामिल नहीं है, अंग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? पुरोहित था इसमें? नहीं, पुरोहित नहीं है, तो राइट आंसर आपका बी, ये राइट हो जाता है कि मनु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अंग नहीं था, तो पुरोहित नहीं था। और अगर सप्तांग सिद्धांत पूछता है कि किसके साथ जुड़ा है, अगर उसमें आपको मनु और कौटिल्य देता है तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में कौटिल्य को टिक करना है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में कौटिल्य नहीं है तो फिर मनु हो सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57 में देखते हैं, निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किससे लोग भारत का मैकियावेली कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? कौटिल्य, शुक्र, मनु या बृहस्पति? अभी मैंने आपको बताया ना, कौटिल्य। कौटिल्य जो है भारत के भारत का मैकियावेली कहा जाता है, कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है क्योंकि ये जो है कौटिल्य की मैकियावेली की बात जो है, इन्होंने कुलीन धर्म को मर्यादा चाहने वाला यानी कृतज्ञ, विचारशील, सत्यवादी, विवेकपूर्ण वृद्धों, यानी कि इनकी दूरदर्शी, उत्साही, युद्ध में चतुर होना चाहिए, ये मतलब चतुरता के पक्षधर थे, यानी कि युद्ध नीति कैसे होना चाहिए, इनका जो था बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन्होंने राज्य का निर्माण किया था, वैज्ञानिक तरह से। तो मनु की अपेक्षा जो है वरीयता किसको दी जाती है? कौटिल्य को दी जाती है सप्तांग सिद्धांत में। 58 है, गांधी जी द्वारा किसको अपना सार्वजनिक राजनीतिक गुरु माना गया? राजनीतिक गुरु किसे माना गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तिलक को माना है या फिर गोखले को, रानडे को या सीआर दास को, किसको माने थे? 58 का आपका राइट हो जाएगा डियर बी, यानी कि जी के गोखले, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले को ही इन्होंने राजनीतिक गुरु माना था। किसको माना था? गोपाल कृष्ण गोखले को। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के निर्वाचन सुधारों से संबंधित नहीं है या संबद्ध नहीं है? तारकुंडे समित, दिनेश गोस्वामी समित, NM बोहरा समित, इंद्रजीत गुप्त समित। तो देखिए ये 59 में आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। मैं बता दूं पहले, ऑप्शन तो आपका सी राइट हो जाएगा, MN बोहरा समित। ये बोहरा समित जो है अब राजनीतिक अपराध और राजनीति के बीच साठगांठ से संबंधित एक ये क्या है? समिति है। बाकी तो ये चुनाव से संबंधित है, निर्वाचन से संबंध नहीं है। बाकी ये सारे तीनों जो हैं निर्वाचन से संबंधित समितियां हैं, संबंध रखते हैं। बट ये बोहरा समिति जो है आपका किससे रखता है? राजनीति में जो है, राजनीति में अपराध के साठगांठ के बीच की जांच करने के लिए बोहरा समिति जो है 1993 में गठित किया गया था, 1993 में। तो ये किससे संबंधित है बोहरा समिति? राजनीतिक साठगांठ या फिर अपराध निरोधक से संबंधित है बोहरा समिति। 60 देखते हैं, राज्य सरकार का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है, कथन किसका है? राज्य सरकार का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है, यह कथन किसका है? गार्नर का है, मेंडिकस का है, बर्नसली का है, लीकॉक का है। तो किसका है? 60 का आंसर आपको बताना है। तो ये लीकॉक का है। लीकॉक ने कहा सरकार जो है राज्य का अभिव्यक्ति रूप है, यह व्यक्ति के समान उद्देश्यों की पूर्ति करता है। तो लीकॉक ने ही कहा सरकार राज्य का अभिव्यक्ति है। ठीक, 61 देखते हैं हम लोग, राज्यों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ईजी है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। अरस्तु, मार्क्स, लॉक, ग्रीन। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं, तो ये आपके अरस्तु हो जाते हैं। अरस्तु जो है सर्वप्रथम राज्यों का वर्गीकरण किया साइंटिफिक ढंग से, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने ही, इसीलिए इन्होंने राजनीति विज्ञान का जनक होने का श्रेय भी प्राप्त कर लिया था, क्योंकि सर्वप्रथम इन्होंने ही राजनीति को साइंटिफिक यानी कि वैज्ञानिक तरीके से वर्गीकरण किया था, और राजनीति विज्ञान के जनक के रूप में इनके साथ इनका नाम जुड़ गया था। आपको मार्क्स को पता होगा कि ये राज्य के विरोधी हैं और साम्यवादी व्यवस्था के पक्षधर माने जाते हैं। ठीक, तो ग्रीन है ये स्वतंत्रता, सकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित है, और लॉक जो है ये सीमित संप्रभुता से संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? मतलब लोकतंत्र में क्या जरूरी नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है।
न्यायपालिका जवाबदेही होती है, ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका जवाबदेही होती है। एक मिनट, या चलिए, ओके, हाँ, तो चलिए देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र का आवश्यक, निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक, सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग कौन सा कवर कर रहे थे, 61 हम लोग कवर कर लिए थे। अब 62 हम लोग कवर कर रहे थे, ठीक, 62 हम लोग कवर कर रहे थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है? न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति। क्या न्यायपालिका जवाबदेही होती है विधायिका के प्रति? लोकतंत्र का आवश्यक अभिलक्षण नहीं है। न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, लोकतंत्र में प्रेस स्वतंत्र होता है, सार्वजनिक राय प्रकट करने की स्वतंत्रता होती है। तो कौन सा इसमें से ऑप्शन आपका राइट हो जाता है? तो आपका 62 में ए राइट हो जाएगा। तो देखिए, राइट का मतलब ये लोकतंत्र के लिए गलत है, लोकतंत्र के लिए क्या है, गलत है, बट इस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए राइट होगा। न्यायपालिका जवाबदेही थोड़ी होती है विधायिका के प्रति, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, जबकि यहाँ पे ही सेकंड में ही कह दिया कि प्रेस की स्वतंत्रता होती है, ये भी होता है। लोकतंत्र में क्या होता है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, प्रेस की स्वतंत्रता होती है, कोई भी कुछ भी बोल सकते हैं, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, ये आर्टिकल 19 ए में बताया ही गया है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है डियर। तो देखिए, निम्नलिखित में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसमें गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था? असहयोग में, रॉलेट एक्ट, अहमदाबाद, बारदोली सत्याग्रह में, किसने किया हथियार के रूप में भूख हड़ताल किया था? तो ये आपको बताना है, ठीक। तो इसका राइट हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका ये राइट हो जाता है। अहमदाबाद के कारखाने में ये इन्होंने ही पहली बार जो है, पहली बार गांधी जी ने भूख हड़ताल इस्तेमाल किया था। गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में भूख हड़ताल इस्तेमाल किया था। और ये गांधी जी ने अपने जीवन का प्रथम सत्याग्रह जो है 1917 में ही, मतलब प्रथम सत्याग्रह इन्होंने कब किया था, 1917 में किया था, चंपारण में। कहाँ पे किया था? चंपारण बिहार में जो है इन्होंने किया था। लेकिन गांधी जी ने पहली बार हथियार के रूप में जो वो ये अहमदाबाद कारखाने में 1918 में ही इन्होंने भूख हड़ताल किया था, इसको हथियार के रूप में यूज किया था, भूख हड़ताल, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपको यहाँ से कवर हो जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे, ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन मिले वो मिल जाया करे आपको। और वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करते रहिए साथ में अपने फ्रेंडों के साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। आगे की वीडियो जारी रखने के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, आपका पार्ट नंबर 6 होगा, जिसमें हम लोग 63 क्वेश्चन कवर करेंगे। पार्ट 6 हो सकता है कि 2 पार्ट में आ जाए 30 क्वेश्चन का। तो उसको पाने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि नेक्स्ट पार्ट में भी आप बने रहें मेरे साथ, और इसी तरह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी मेरे द्वारा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बस मेरी फीस यही है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और इसका फ़ायदा उठाएं, और अपनी सफलता में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे योगदान का भी, मेरे भी मेहनत का योगदान उसमें आपको शामिल हो जाएगा, जो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्शन में भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।